अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप जो है वो खैर वाफियत के साथ होंगे। आज हम सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं जी। बच्चों को बड़े मसाइल हैं जी चैप्टर नंबर 4 में, चैप्टर नंबर 6 में। बच्चे बार बार कहते हैं कि सर जो है वो चैप्टर 4 और चैप्टर 6 जो है वो रिवाइज़ करवा दें। तो उन्हीं को देखते हुए मैंने कहा चले सभी का फ़ायदा हो जाए, तो मैं बाकायदा तौर पे सेकंड ईयर का ना चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करने वाला हूँ। जो चैप्टर नंबर 4 है जी, इसका नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री चैप्टर नंबर 4 है जी, ये सेकेंड ईयर का, जो आज हम बाकायदगी के साथ स्टार्ट करेंगे। अमूमन जो चैप्टर नंबर 4 है ये रेगुलर क्लास में भी स्किप करवाया जाता है, कम पढ़ाया जाता है, इसलिए ये लेक्चर सीरीज आपको जनाब बहुत फ़ायदा देंगी। आप इस चैप्टर को देखें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो आपको पहले इसके मीनिंग क्लियर होने चाहिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। तो मैं बाकायदा तौर पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। आप इसकी डेफिनेशन से ये चीज क्लियर कर सकते हैं, ये है क्या? द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री with the help of coordinates is called coordinate geometry. ज्योमेट्री जो कि मैथ्स में बाकायदा तौर पे आप लोग ज्योमेट्री का लफ्ज़ आता है, आप लोग इसको फिगर्स कहते हैं, जो आपको फिगर्स नज़र आती हैं। हमने फिगर्स की स्टडी करनी है, ज्योमेट्री की स्टडी करनी विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से स्टडी हमने कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें हमने आहिस्ता आहिस्ता इस लेक्चर सीरीज में सीखनी है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए आपको पहले कोऑर्डिनेट्स का पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट्स हैं क्या, इनकी फॉर्मेशन क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम की फॉर्मेशन क्या है, और फिर इस पूरे के पूरे चैप्टर का मोटिव क्या है, हमने इसमें स्टडी क्या करना है, और ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, और इसको पढ़ने के बाद हम क्या क्या कुछ निकाल सकते हैं, हम कितने काबिल हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये बातों से बातें निकलनी है जनाब, क्योंकि कोऑर्डिनेट की हेल्प से हमने ज्योमेट्री डिस्कस करनी है। तो ज्योमेट्री का लफ्ज़ तो जैसे ही हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाती है कि हमारे करीब या आपके करीब ज्योमेट्री का मतलब फिगर्स हैं बस, जबकि ज्योमेट्री का मतलब सिर्फ फिगर्स का होना नहीं है। लेकिन हम बाकायदा तौर पे ये कह देते हैं कि आम जुबान में आप समझ लें तो ये फिगर्स का नाम है ज्योमेट्री, और हम कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से करेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये यहाँ पे जिसकी हमने हेल्प लेनी है, ये चीज़ है क्या, इसको हम लोगों ने स्टडी करना है, ये है क्या। तो ये समझने के लिए आप सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम समझें। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? ये मैं कुछ स्टेप्स के साथ आपको क्लियर करके देता हूं, और होप सो मैं आपको इसकी डिटेल भी बता दूं कि ये सारी चीजें क्या हैं। देखें, let we have two lines, पैरेलल लाने के लाइंस। मेरे पास जनाब दो लाइन है, I have two lines। लाइन के मीनिंग क्या है मैं आपको ये चीज समझा दूं यहाँ पे। तो ये आप अपने माइंड में एक छोटी सी बात रखें कि ये इधर हम लोग सीख लेते हैं
अगर आप लोग किसी लाइन के दो एंड पॉइंट देख रहे हैं तो ये मैं जो बोल रहा हूं ये भी गलत है, इसको लाइन कहेंगे ही नहीं, इसको हम लोग कहेंगे लाइन सेगमेंट। इसको हम लोग कहेंगे लाइन सेगमेंट। अगर मैं एक तरफ एंड पॉइंट देख लूं और दूसरी तरफ ये कंटिन्यू हो, इसको कहते हैं रे, दिस इज कॉल्ड रे। और अगर ऐसा हो कि दोनों तरफ से एरो कंटिन्यू हो, इसको कहेंगे हम लाइन। तो मैंने यहां पे अज्यूम किया है कि मेरे पास 2 लाइंस है। तो देखें ये मैं दोनों लाइन बना रहा हूं। पहली लाइन है, चलिए मैं पैरेलल की फॉर्म में बना लेता हूं आपको दिखाने के लिए। 2 लाइंस है, ये 2 लाइन। अच्छा, इस लाइन के ऊपर अगर मैं रियल नंबर ड्रा कर दूं तो ये कुछ ऐसे होगा, 0 1 2 3, और इस तरफ को हम कहेंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी, और बैक पे नेगेटिव्स होंगे -1 -2 -3, और इस तरफ होगा -11। सिमिलरली 0 है मेरे पास, 1 है मेरे पास, 2 है मेरे पास, 3 है, इस तरफ है इन्फिनिटी, और -1 है, -2 है, -3 है, और इस तरफ है माइनस का। चलो दोनों लाइनों को एक दूसरे से डिफरेंट करते हैं। अब मैंने इस लाइंस के ऊपर रियल नंबर ड्रा कर दिया, तो इसको हम कहेंगे रियल लाइंस। तो मैं यहां पे अब इस सेंटेंस को चेंज कर रहा हूं, लेट वी हैव 2 लाइन, और इसके आगे मैं लिख देता हूं रियल, या कह देते हैं रियल लाइंस है मेरे पास। तो लफ्ज जब रियल लगता है ना, तो इसका मतलब होता है कि पूरी लाइन के ऊपर रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर्स एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ हैं। ये आपस में आगे पीछे नहीं हो सकते। 0 के बाद ही 1 आना है, 2 आना है, वो 0 से पहले नहीं आ सकता। ये सेट की तरह नहीं है, इनमें हर एक नंबर का एक फिक्स्ड पॉइंट है। अब ये जो आप लोग डॉट डॉट लगे देख रहे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं। तो आपको पता है कि 0 के बाद क्या होगा? 0 के बाद 0 से 1 के दरमियान में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। अगर मैं इसकी एक छोटी सी झलक आपको दिखाऊं कि कैसे है जी ये, तो ये मैं आपको वैसे समझाने के लिए बात कर रहा हूं ताकि आप लोग समझ जाएं। ले आपको रियल लाइन के मैं और डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाऊं। सोचिए कि मैंने ना ये डिसाइड कर लिया कि मैंने 0 से 1 के दरमियान में नंबर गिने। ये वही बात हो गई कि मैं 0 1 के दरमियान में रियल नंबर गिनना चाहता हूँ, काउंट करना चाहता हूँ, जिसको आप लोग चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल। मैं आपको आज थोड़ा सा ये बता दूं कि ये इम्पॉसिबल कैसे है, हाउ इट इज़ इम्पॉसिबल। तो देखिए ये 0 से 1 के दरमियान में मैं नंबर काउंट करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसकी पिक लेता हूँ, पिक लेके ज़रा जूम कर देता हूँ, ज़रा बड़ा करके बनाता हूँ कि मैं काउंट करना चाहता हूँ ये 0 है और ये 1 है, इसके दरमियान में नंबर्स। तो ये मैंने इसकी पिक ली है, इतने से इसी की मैंने जूम कर दिया, जैसे आप लोग किसी पिक को जूम करते हैं वैसे मैंने जूम कर दिया। और मैं अपनी ज़रूरत के लिए, अपने फ़ायदे के लिए 0 से 1 के दरमियान इसको मैं 10 हिस्सों में तकसीम कर लेता हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये 0 है तो इसको कहेंगे 0.1, आगे वाले को कहेंगे 0.2, आगे वाले को कहेंगे 0.3, इसको कहेंगे 0.9 और आगे आ जाएगा 1, आपको नजर आ रहा है। अब मैं क्या, मेरा मोटिव क्या था? मेरा मोटिव ये था 0 और 1 के दरमियान जितने डिजिट्स हैं वो सारे काउंट कर। मैंने 10 हिस्सों में तकसीम कर दिया अपनी सहूलत के लिए गिनने के लिए। अब देखिए मैं दोबारा से क्या कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं किसी तरीके से इसको काउंट करने के बजाय ना इतने छोटे छोटे हिस्सों को काउंट कर लूँ तो ये सारे हो गए। मैंने फिर इसकी पिक ली, चले पहले हिस्से की लेते हैं। तो ये है जी 0 से 0.1, मैंने इसकी पिक लेके इसको एक्सपेंड कर दिया
और दोबारा से मैंने कहा चलो पहले इतना हिस्सा गिनते हैं, फिर इतना गिनते हैं, फिर इतना गिनते हैं, काम खत्म हो। तो मैंने फिर इसको 10 हिस्सों में तकसीम कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब ये 0 है, ये 0.1 है, तो ये होगा 0.01, एक 0 बढ़ जाएगा। आगे वाला हिस्सा होगा 0.02, उससे आगे वाला होगा 0.03, और इस तरीके से ये लास्ट वाला होगा, सेकंड लास्ट वाला 0.09, और आगे आ जाएगा 0.1। तो मैं फिर देख रहा हूँ मेरे पास फिर जो है वो यही वाला केस बन गया है। मैं फिर ये कोशिश करता हूँ कि चलो इतना इतना देखो, इतना 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 छोटा छोटा काउंट करके इतना हो जाएगा, फिर इन सबको काउंट करके इतना जो है हम काउंट कर लेंगे। मैंने जब 0 से 0.01 वाला दोबारा से जूम करना है ना, और मैंने दोबारा से उसको 10 हिस्सों में तकसीम करना है, तो वो बन जाएगा 0.0001, यानी कि 2 0 1 0 लगा है, हाँ जी 2 0 लग जाएंगे, 0.001 हो जाएगा। उससे आगे वाला 0.002 हो जाएगा, उससे आगे वाला 0.003 हो जाएगा, तो एक 0 बढ़ जाएगा। मैं फिर उसको जूम करके जरा काउंट करूंगा तो वो फिर एक 0 बढ़ जाएगा, फिर काउंट करूंगा फिर एक 0 बढ़ जाएगा। तो ऐसे एक ना खत्म होने वाली चेन जो है वो एग्जिस्ट करेगी। और मैं तो आपको ये 0 और 1 के दरमियान तो बड़ी दूर की बात है, 0 और 1 के ये इतने हिस्से हैं 10। तो देखें 0 1 के इतने हिस्से, 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 के इतने हिस्से के आप नंबर नहीं गिन सकते। तो पूरी रियल लाइन में तो नंबर ही बहुत है। तो इसको कहते हैं भी डिटेल कॉन्सेप्ट ये होती है रियल लाइन, जिसके ऊपर आप नंबर काउंट नहीं कर सकते, जिसमें आपको हर नंबर का एक पॉइंट ज्यूम करना पड़ेगा कि एवरी नंबर हैज अ पॉइंट, और कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसके एक से ज़्यादा पॉइंट हो, हर नंबर का एक ही पॉइंट है। और दूसरी चीज़, कोई दो नंबर ऐसे नहीं है जिनका एक ही पॉइंट हो। एवरी नंबर हैज़ यूनिक पॉइंट। तो इसको हम कहते हैं कि देयर इज़ 1-to-1 कोरिस्पोंडेंस। 1-to-1 कोरिस्पोंडेंस का मतलब है कि जितने नंबर हैं रियल लाइन के ऊपर, रियल नंबर जितने हैं उतने ही रियल लाइन के ऊपर पॉइंट्स हैं। इनको कहते हैं एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाना, कोरिस्पोंडेंस जनरेट करना। तो देयर इज 1-to-1 कोरिस्पोंडेंस बिटवीन रियल नंबर्स एंड पॉइंट्स। पॉइंट्स में और रियल नंबर में 1-to-1 कोरिस्पोंडेंस होती है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक पॉइंट के दो नंबर हों या दो नंबरों का एक पॉइंट हो। ऐसा हर नंबर का एक यूनिक पॉइंट होता है। ये तो फंक्शन है, ये फंक्शन की डेफिनेशन में आता है। मैं उसकी तरफ को नहीं जा रहा, वो बड़ी डिटेल कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब मैंने पता क्या कहना है, ये भी रियल लाइन है, आपको समझ आ जाएगा ये भी रियल लाइन है। तो रियल लाइन को आर के साथ डिनोट करते हैं। तो ये मेरे पास, इसको मैं क्या कहूँगा जी, आर लाइन है। इसको भी मैं कहूँगा ये मेरे पास आर लाइन है, जो मेरे पास रियल लाइन है। मैंने क्या कहना है, मैंने इनको ज़रा डिफरेंट कर ले, दोनों एक जैसी लग रही हैं। चलो मैं लेट कर लेता हूँ कि इसके ऊपर जितने नंबर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे एक्स की वैल्यूज हैं। लेट कर लेता हूँ। तो अगर मैं ये लेट कर लूँ कि इसके ऊपर जितने भी नंबर हैं वो सारी एक्स की वैल्यूज हैं, तो इसको हम कहेंगे एक्स वैल्यूज का एक्सिस। तो इसको आगे के बाद हम लोग कहेंगे एक्स एक्सिस। और इसी तरीके से मैं लेट कर लूँ कि इसके ऊपर आने वाली सारी वैल्यूज वाई की, मैं डिफरेंट भी कर सकता हूँ कोई मसला नहीं। तो इसको मैं कहूँगा वाई एक्सिस। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस लाइन को, ध्यान से मेरे हाथों की तरफ देखना, मैंने इस लाइन को इसके परपेंडिकुलर लेके आना और इसके जीरो को उठा के इसके जीरो पे रख देना। जब ये लाइन परपेंडिकुलर आएगी तो कुछ ऐसे हो जाएगा जी, ये जब सीधी होगी तो ये जीरो होगा, ऊपर पॉजिटिव वैल्यू चलेगी 1 2, ऊपर इन्फिनिटी पॉजिटिव का, नीचे नेगेटिव वैल्यूज आ गई -1 -2 और ये माइनस का इन्फिनिटी। और मैंने इसको उठा के इसके जीरो को इसके जीरो के ऊपर रख दिया। तो मेरे पास क्या बना, देखें मेरे पास एक प्लेन बन गया जनाब, प्लेन। तो समझिए जरा कि ये लाइन तो यही वाली है जिसके यहां पे जीरो है और आगे वैसी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, 1 है 2 है 3 है और इस तरफ को चलता जा रहा है। और ये
पॉजिटिव इन्फिनिटी है और बैक साइड पे नेगेटिव वैल्यूज हैं, -1 है, -2 है, -3 है और इस तरफ को माइनस का इन्फिनिटी है जो आपको नजर आ रहा है। ये जो है इसको आपने डेटा किया था, ये बनी थी, इसके जीरो को उठा के इसके जीरो पे रख दिया तो ये वैल्यू ऊपर आ गई, तो ये इसका जीरो और उसका जीरो सेम हो गया, तो इसलिए इस पॉइंट को एक स्पेशल नाम दे दिया गया। ये पॉइंट है ओरिजिन और इसको हम कहेंगे यहाँ पे पहले वाली लाइन का भी जीरो है, दूसरे वाली लाइन का भी जीरो है और ऊपर की तरफ को पॉजिटिव वैल्यूज आएगी 1 2 3 पॉजिटिव इन्फिनिटी, -1 -2 -3 और ये नेगेटिव। ऐसे ये आपके पास एक प्लेन बन गया। इस प्लेन को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम या इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। इस कोऑर्डिनेट प्लेन में आप कोई पॉइंट लेते हैं, मैं फॉर एग्जांपल ये पॉइंट लूं तो मैं इस पॉइंट को देख सकता हूं कि ये पॉइंट क्या है। देखने का तरीका ये है, यहां से जरा इंपॉर्टेंट हो कि आप इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर गिराएंगे तो पहली वैल्यू होगी x की, तो x की वैल्यू 3 है, ये x एक्सिस है, दिस इज कॉल्ड x एक्सिस और दिस इज कॉल्ड y एक्सिस। तो x की वैल्यू पहले ये x की वैल्यू है और इससे मैं y एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा, वो भी 3 आ रहा है तो y की वैल्यू भी 3। तो हम ये कहेंगे कि इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स हैं, x वाला 3 है और y वाला भी 3 है। फर्स्ट पे हमेशा ही x वाला लेना है, y पे हमेशा, सेकंड पे हमेशा ही y वाला लेना है। तो हम ये कहेंगे इस पॉइंट के ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये ध्यान से जरा समझे, ज्योमेट्री फिगर को कहते हैं। अब फिगर हमने बनानी है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इनकी हेल्प से पॉइंट बनेंगे। समझिए जरा, इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से पॉइंट बनेंगे, उन पॉइंट को आपस में मिला के ज्योमेट्री बनेगी। इसको कहते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम लोगों ने पॉइंट बनाने हैं, उन पॉइंट्स को मिला के हम लोगों ने एक ज्योमेट्री, एक फिगर बनानी है। इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर का बेसिकली सही नाम है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। एनालिटिकल ज्योमेट्री जो है, मैंने पहले नहीं लिखा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिख के मैंने स्टार्ट कर दिया क्योंकि पहले इसके मीनिंग आप क्लियर कर लें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम अब बार बार ये नहीं करेंगे कि मैं आपको प्लेन बनाता देखूं, मैं सिस्टम बनाता देखूं, आपको चीजें अपने माइंड में पहले ही समझ लें। इस चैप्टर के शुरू में हम लोग ये चीज अज्यूम कर चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस चैप्टर 4 के स्टार्ट में हम ये चीज अज्यूम कर चुके हैं कि जो भी आप फिगर बनाएंगे वो इस सिस्टम के अंदर बननी है, इस सिस्टम के अंदर। अगर 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो वो स्पेस में बनेगी, अगर 2 वाला है तो प्लेन में बनेगी। इसलिए अगर मैं आपको कहूं कि बेटे आई हैव अ ट्राइंगल और मैं ऐसे ट्राइंगल बना दूं, तो ये ना सोचें कि ये ट्राइंगल इसमें नहीं है, ये इसके अंदर ही है, वो सिस्टम मैंने नहीं बनाया हुआ, वो पहले ही अंडरस्टूड बात है। तो आपने इवन के इस चैप्टर में एक लाइन भी बनानी है ना, तो वो लाइन अकेली नजर आ रही है, तो इसका मतलब यही होगा कि ये इस सिस्टम के अंदर बनी हुई है जो आपको नजर आ रही है, ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं। अच्छा, अब ये बता छोड़े, ये हमारे काम नहीं है। अब देखिए जरा ध्यान से, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है, सही नाम है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री, उसमें हमारे पास जो बेसिक टूल है, जो हमने इस पूरे चैप्टर में इसके तकरीबन हर क्वेश्चन में जो इसके रिलेटेड होगा उसमें यूज करना है, वो है डिस्टेंस फार्मूला। तो मैं आपको यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूले का प्रूव करके दे रहा हूँ। डिस्टेंस फार्मूला प्रूव कैसे करते हैं, देखें, ये है जी डिस्टेंस फॉर्मूला। ये क्या होता है, इसके ऊपर बात करते हैं और मैं जरा इसके अंदर की ब्रीकियां भी आपको समझाता हूं। देखें, लेट ए कोई पॉइंट है जी, इसमें
उसके कोऑर्डिनेट्स हैं जी x1 और y1 एंड b उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2 आर 2 पॉइंट्स इन प्लेन में ये 2 पॉइंट हैं। अब आप जब ये लिखा है ना तो आप अपने माइंड में क्या सोच रहे हैं, ये पढ़ने के बाद आप ये सोच रहे हैं कि ऐसे आपके पास एक x और y एक्सिस का सिस्टम होगा, कोई पॉइंट होगा A, यहाँ पे कह रहे हैं ये पॉइंट है जी A, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1, और ऐसे ही कोई पॉइंट होगा B जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2। और क्लियर कर लें कि आप क्या चाहते हैं। आप ये चाहते हैं, ये मैं ठीक करके बता दूं, आप ये चाहते हैं कि आपने ये डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फार्मूले का मतलब है इसमें 2 पॉइंट्स के बाद डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है हम तो फार्मूला प्रूव करने वाले हैं। देखिए मैं आपको डिटेल में आता हूं। ये कोई पॉइंट है, उस पॉइंट में पहली वैल्यू x की होती है, तो मैंने जब इसे परपेंडिकुलर गिराया x एक्सिस पर तो ये वैल्यू x की थी। आए जरा मैं इससे एक परपेंडिकुलर गिराता हूं तो ये जो वैल्यू होगी, ध्यान से, ये जो वैल्यू होगी ये आपको दी हुई है, ये x1 है। और ऐसे ही मैं इससे एक परपेंडिकुलर गिराता हूं y एक्सिस पर, तो ये जो वैल्यू है ये गिवन है, ये वैल्यू है आपके पास, यहां पे देखिए y का। यही काम मैं इसके साथ करता हूं, मैं इससे परपेंडिकुलर गिराता हूं तो ये वैल्यू फिर से देखिए ओरिजिन से यहां तक ये वैल्यू मैं नीचे बना देता हूं जरा, ये वैल्यू है x2, मैं परपेंडिकुलर, ये वैल्यू थी ना, ये वैल्यू कह ली, ये वैल्यू कह ली, ये वैल्यू x2। और जब मैंने इससे परपेंडिकुलर गिराया y एक्सिस पर तो इधर से भी ये वैल्यू थी ओरिजिन से, मतलब ये थी ना, मैं इधर बना देता हूं जरा, ये वैल्यू थी y2। अब आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। आप लोग तो ये वैल्यू चाहते हैं, ये वाली एक पॉइंट से यहां से लेकर यहां तक ये वैल्यू आप तो ये चाहते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे हम, बड़े के अंदर से, सारे के अंदर से छोटा माइनस कर देंगे, तो इसको हम लिखेंगे x2 माइनस x1। और इसी तरीके से मैं तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ मैं डिस्टेंस चाहता हूं, तो मतलब मैं ये निकालना चाहता हूं, ये वाला, सिर्फ ये वाला हिस्सा। तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, टोटल के अंदर से मैं ये वाला माइनस कर दूंगा, तो इसको हम लिखेंगे y2 माइनस y1। तो ले फिर मैं ये a b निकालता हूं, ये a b निकालता हूं, तो देखिए मैं डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगाऊंगा, a b इज इक्वल टू, आप हमेशा ये कहें, एस भी ना करें क्योंकि हम प्रूफ कर रहे हैं, तो मैं इसका प्रूफ करवा दूं। अगर आप लोग देखें तो ये फिगर क्या है, ध्यान से देखें, ये फिगर आपको एक राइट ट्राइंगल नजर आ रहा है। चेक दिस इज राइट ट्राइंगल। इस राइट ट्राइंगल को मैं बाहर बनाऊं तो देखें जरा कुछ ये होगा। ये मेरे पास जनाब एक राइट ट्राइंगल है, ये मेरे पास एक राइट ट्राइंगल। इस राइट ट्राइंगल में ये वही है जो ये है, ये लिखा हुआ है x2 माइनस x1, ये है ना, ये वाला, ये राइट ट्रायंगल है, ये वाला। तो ये बेस वही है जो नजर आ रहा है। अच्छा, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर इतना है, ध्यान से देखो, इतने का मतलब ये है, ये निकाला है जो, और ये निकाला क्या, y2 माइनस y1, तो परपेंडिकुलर वही y2 माइनस y1। और मैं ये निकालना चाहता हूँ जी x, इसको x कह लें, ये निकालना है ना मैंने, या इसको a b कह लें, मैं a b निकाल रहा हूँ। अब दरमियान में बनाएगा एंगल
कोई बना ले एंगल, यहाँ पे एंगल बना ले थीटा, बनाना जरूरी है। आपको परपेंडिकुलर पता चल जाए, परपेंडिकुलर क्या है, बेस पता चल जाए, बेस क्या है। राइट ट्रायंगल हो तो हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आप लोगों के पास है ए बी, तो इसको मैं लिखूंगा ए बी का होल स्क्वायर। बेस आपके पास ये है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर आपके पास है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और जो ए बी है हम अकेला निकालने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो मैं लिख रहा हूं जी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स तो मेरे पास है ए बी के स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यहां से ए बी निकल आया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला। इस डिस्टेंस फार्मूले का ये तो मैंने बकायदा तौर पे आपको डिटेल में प्रूफ कर दिया, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, देखें ए बी है, दोनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, आपने ए और बी के दरमियान डिस्टेंस निकालना है। आप ए बी निकालेंगे, x वाले के अंदर से x वाला माइनस कर देंगे, x2 माइनस x1, x वाले के अंदर से x वाला माइनस कर देंगे, स्क्वायर ले लेंगे, प्लस y वाले के अंदर से y वाला माइनस कर देंगे, स्क्वायर ले लेंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आपके पास डिस्टेंस निकल आएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर अमूमन हम जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस आता है, यहाँ पे प्लस क्यों आया? क्योंकि ए बी आपने क्या निकाला है। पहली चीज मैं आपको बताऊं, हम लोग चैप्टर नंबर 12 फर्स्ट ईयर में ये पढ़ते हैं कि ये जो ए बी है या ये जो भी है ये वाली साइड, ये साइड्स है। साइड्स हमेशा ही लेंथ होती हैं, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। आपको पता है कि ये आपको नजर नहीं आएगा कि ए बी के दरमियान डिस्टेंस निकाले, लेकिन आप हमेशा ही अपने माइंड में ये सोचें कि ए बी के दरमियान में डिस्टेंस बेसिकली हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो लेंथ है, और ट्राइंगल की लेंथ हमेशा ही पॉजिटिव होती है, वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएंगे, पॉजिटिव ही आएगा। नेगेटिव क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ए बी लेंथ है, और ए बी बेसिकली हाइपोटेन्यूज की लेंथ जो आपको नजर आ रही है। अब आप इसके बारे में कुछ डिटेल लिख लें। डिटेल क्या है जी प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में कोऑर्डिनेट सिस्टम समझा दिया कि कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या, इसके साथ करना क्या है, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला। अच्छा, आप लोग ये याद रखें कि ये आपके पास अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम है और आपके पास ध्यान से देखना, अब इसकी एक्सटेंशन है, ये चीजें सारी नोट कर लें जी, बहुत अहम चीजें नोट कर लें सारी। क्या अगर मेरे पास दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही हो, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एक्स एक्सिस पे ही हो, तो ये पॉइंट इधर देखो सारी ए पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स की कोई वैल्यू होगी पता नहीं क्या है, और वाई 0 होगा। नोट कर लें एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई 0 होता है। इसी तरीके से ये जो पॉइंट अभी ये भी एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स की भी वैल्यू होगी और डिफरेंट होगी, क्योंकि वो बी ए की तरह का नहीं है, वो आगे है, और इसमें वाई नहीं होगा 0। तो जब आप इसमें डिस्टेंस निकालेंगे तो ध्यान से देखें, y वाले कोऑर्डिनेट 0 हैं, तो ये वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, और ये जो बचेगा तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि डिस्टेंस जिसको आप लोग कहते हैं ए बी, वो आपके पास होगा x2 माइनस x1, ये होगा ये डिस्टेंस बस। और एक चीज आप नोट कर लें, क्योंकि ये डिस्टेंस है कभी नेगेटिव नहीं होगा, इस वजह से आप इसकी नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए आप कहते हैं कि ये मॉड की तरह का आंसर देगा।